बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने फ़िश वाला चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने कल इग्नेथन्स पढ़े थे, यानी जॉलेस फिशेस को हमने स्टडी किया था। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इग्नेथोस्टोम्स, यानी ये जॉड फिशेस हैं। ये दूसरी मेजर कैटेगरी है फिशेस की, जिसमें आगे हम फर्दर देखेंगे कि इसकी क्या क्लासिफिकेशन है और इसमें कौन से जनरल करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आज हम पढ़ने लगे हैं इग्नेथोस्टोम्स। Two major development in vertebrate evolution were the appearance of jaws and paired appendages। पहली बात तो ये कि एक नेथोस्टोम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक जो इससे पहले हमने एक नेथन्स में नहीं देखे, वो क्या था कि इनके अंदर जॉज की डेवलपमेंट हुई। जॉज थे इनके अंदर, जो हमें जॉज से ये पता चलता है कि ये बड़े एक्टिव प्रीडेटर्स थे। और दूसरी बात है कि ये पेयर्ड अपेंडेजेस इनके अंदर थे। अब फिश के अंदर ऐसा जो कोई जो है वो आपको पता है कि ये जो है अपर और लोअर अपेंडेजेस तो नहीं होती, लेकिन इनके अंदर फिन्स की फॉर्म में ये अपेंडेजेस होते हैं। ठीक है, इसमें पेक्टोरल फिन्स होते हैं, पेल्विक फिन्स होते हैं, वो भी आगे चल के हम देखते हैं। Jaws are used in feeding and are partly responsible for a transition to more active predatory lifestyle। अभी मैंने आपको बताया कि जॉज की डेवलपमेंट हमें ये बताती है कि डेफिनेटली ये जो फिश थी, जो ग्नेथोस्टोम्स थी, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव प्रीडेटर्स थी। पेक्टोरल फिन्स ऑफ फिश आर अपेंडेजेस यूजुअली जस्ट बिहाइंड द हेड। अब अगर हम फिन्स की अपेंडेजेस की बात करें तो अपेंडेजेस यहाँ पे दो किस्म के फिन्स की फॉर्म में हैं। और ये फिन्स अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अब अगर आप इस फिश की डायग्राम देखें, इस डायग्राम में आपको एक ये फिन नज़र आ रहे हैं, इनको हम पेक्टोरल फिन्स कहते हैं, जो कि बिल्कुल, क्योंकि पेक्टोरल का वर्ड यूज़ होता है शोल्डर के लिए। तो पेक्टोरल फिन्स जस्ट बिहाइंड द हेड होते हैं, और दूसरे फिन्स जो है पेल्विक फिन कहलाते हैं, ये जो नीचे नज़र आ रहे हैं, जो कि पोस्टीरियर साइड पे होते हैं और बेसिकली बॉडी की जो नीचे वाली साइड है वहाँ पे मौजूद होते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि ये पेल्विक फिन यहीं पे मौजूद हो, ये इस एरिया में भी, यहाँ भी हो सकते हैं मौजूद। ठीक है, बाकी ये आपको एनल फिन नज़र आ रहा है जो एनस के पास होगा, ये इसके कॉडल फिन है जो बिल्कुल टेल वाले फिन है, ये बाकी इसके डोर्सल फिन है, और ये पोस्टीरियर डोर्सल फिन, एंटीरियर डोर्सल फिन है, पोस्टीरियर डोर्सल फिन है। लेकिन तमाम फिशेस के अंदर जितनी ग्नेथोस्टोम्स हैं, उनके अंदर दो किस्म की जो आपको पेंडेजेस यानी फिन्स नज़र आ रहे थे, ये लाजमी थे। एक ये पेक्टोरल फिन और एक ये पेल्विक फिन। Pectoral fins of fishes are appendages usually just behind the head, and pelvic fins are usually located ventrally and posteriorly. Both sets of paired fins give fish a more precise steering mechanism and increase fish agility। अच्छा, ये दोनों पेल्विक और पेक्टोरल फिन्स जो है इनके फंक्शन क्या है? पहली बात तो ये कि फिश की एजिलिटी कहते हैं उसकी फुर्ती को, उसकी एक्टिवनेस को, उसको एक्टिव इन्होंने इन फिन्स ने फिश को बहुत ज़्यादा एक्टिव बना दिया, और उनके स्टीयरिंग मैकेनिज्म को इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। स्टीयरिंग मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से फ़िश बहुत तेज़ी के साथ अपनी डायरेक्शन पानी में चेंज करती है। अगर आपने कभी नेशनल ज्योग्राफिक्स देखा हो तो आपने देखा होगा कि पानी में फ़िश जो है बहुत तेज़ी से अपने आप को, अपनी जो है ना वो, अगर उसने डायरेक्शन चेंज करनी है तो बहुत तेज़ी से अपनी बॉडी को जो है ना ऐसे फोल्ड कर लेती है। इसको हम कहते हैं स्टीयरिंग मैकेनिज्म। तो बेसिकली जो फिन्स थे, पेल्विक और पेक्टोरल फिन, के दो मेजर फंक्शन, एक तो फिश की जो एजिलिटी है वो इससे बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और दूसरी बात ये थी कि इसका जो स्टीयरिंग मैकेनिज्म था उसको इसने बहुत सपोर्ट दी इन फिन्स ने। टू क्लासेस ऑफ gnathostomes स्टिल हैव लिविंग मेंबर्स एंड द कार्टिलेजिनस फिशेस, कॉन्ड्रिक्थीज और बोनी फिशेस, ऑस्ट्रिक्थीज। ये जो gnathostomes हैं इसको दो मेजर क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, कॉन्ड्रिक्थीज और एक ऑस्ट्रिक्थीज। अनदर क्लास द आर्म फिशेस और प्लेकोडर्म्स कंटेन द अर्लीस्ट जॉ फिशेस। बेसिकली चार हमारे पास यहाँ पे क्लासेस हैं इस ग्नेथोस्टोम में, जिसमें से हमने दो मेजर, जो सबसे ज़्यादा मेजर हमको स्टडी करना है, एक है कॉन्डिक्थीज जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, दूसरी ऑस्ट्रिक्थीज है। तीसरा ग्रुप है प्लेकोडर्म्स का, ये अर्लीस्ट जॉस फिशेस थी जो सबसे पहले बनी थी, और अब वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। दे आर नाउ एक्सटिंक्ट एंड अपेरेंटली लेफ्ट नो डिसेंडेंट्स। उनके बाद भी उनके जैसी कोई फिशेज जो है उनके डिसेंडेंट में कोई भी नहीं बची। अ फोर्थ ग्रुप ऑफ एंशियंट एक्सटिंक्ट फिशेज द एकेंथोडियंस। एकेंथोडियंस में भी मोर क्लोजली रिलेटेड टू द बोनी फिशेस है। यानी चार ग्रुप उसने आपको बताया, कॉन्डिक्थीज, ऑस्ट्रिक्थीज और एक ये वाले जो थे प्लेकोडर्म्स, और तीसरी उसने आपको बताया एकेंथोडियंस। एकेंथोडियंस जो हैं ये भी जो है वो हो चुके हैं एक्सटिंक्ट, और ये जो प्लेकोडर्म्स है ये भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो अभी हमने पढ़ने हैं क्लास कॉन्डिक्थीज और ऑस्ट्रिक्थीज के बारे में डिटेल। ग्नेथोस्टोम के जनरल जो स्ट्रक्चर है, एक जॉस की अपीयरेंस और दूसरा पेयर्ड अपेंडेजेस, और पेल्विक और पेक्टोरल फिन्स के क्या फंक्शन है, लोकेशन क्या है, ये आपने इसमें अच्छी तरह करना है।
बात करते हैं कॉन्डिकथीस की। इनको हम कार्टिलेजिनस फिशेस भी कहते हैं, सॉफ्ट बोनी फिशेस भी कहते हैं। मेंबर ऑफ द क्लास कॉन्डिकथीस। अभी कॉन्डिकथीस वर्ड जो है ये ग्रीक वर्ड है। कॉन्ड्रोस का मतलब है कार्टिलेज, कार्टिलेज कहते हैं सॉफ्ट बोन को, और एक थायोस कहते हैं फिश को। एक थायोलॉजी होती है ना, फिश की स्टडी को कहा जाता है। इंक्लूड द, इसमें शार्क्स, रेस, स्केट्स और रैट फिशेस आ जाती हैं। जो इसमें इंक्लूडेड हैं कॉन्डिकथीज में, ये शार्क, रेस, स्केट्स और रैट फिशेस हैं। मोस्ट कॉन्डिकथीज आर कार्निवोर और स्केवेंजर। कार्निवोर तो वो होते हैं जो फ्लैश ईटर्स होते हैं, और स्केवेंजर्स वो होते हैं जो कि आपको पता है डेड, जितने भी डेड एनिमल्स वगैरह उनके ऊपर ये फीड कर रहे होते हैं। मोस्ट आर मरीन, मोस्टली ये मरीन है जी, सी वाटर में रहने वाली ये फिशेस हैं, और स्केवेंजर्स हैं या कार्निवोर्स हैं। इन एडिशन टू देयर बाइटिंग माउथ पार्ट्स एंड पेयर्ड अपेंडेजेस, कॉन्डिकथीज पोजेस एपिडर्मल प्लेकॉइड स्केल्स एंड कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन। सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टर जिसकी बेसिस पे हम इसको कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं वो ये है, कॉन्डिकथीज सॉरी कहते हैं कि इनकी बॉडी में सॉफ्ट स्केलेटन होता है जो कार्टिलेज का बना होता है। कॉन्ड्रोसाइट्स ये स्पेसिफिक सेल्स हैं जो ये सॉफ्ट बोन्स या कार्टिलेजिनस बोन्स बना रहे होते हैं, ठीक है, जो एंडोस्केलेटन बॉडी का अंदर वाला स्केलेटन बना रहे होते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। और इनकी बॉडी के ऊपर खास किस्म के एपिडर्मल स्केल्स होते हैं जिनको कहते हैं प्लेकॉइड स्केल्स। अगर आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं तो यहाँ पे उसने आपको प्लेकॉइड स्केल्स ये दिखाए हैं, ये जो ए में आपको नजर आ रहे हैं। ये प्लेकॉइड स्केल्स जो हैं बेसिकली ये, इनको हम डेंटिकल्स भी कहते हैं, और ये स्मॉल होते हैं, ट्रायंगुलर होते हैं, स्पाइनी होते हैं, टूथ लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। आप ये देखें, ये स्मॉल है और ये टूथ लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ट्रायंगुलर फॉर्म में ये होते हैं, और इनको डेंटिकल्स भी कहा जाता है। तो बेसिकली प्लेकॉइड स्केल जो है वो इनकी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। द सब क्लास है इलाज्मोब्रैंकी। अब इसके हमने जो कॉन्डिकथीज हैं इसमें हमने दो सब क्लासेस जो हैं उनको हमने यहाँ पे कॉन्डिकथीज में स्टडी करना है। सबसे पहली उसकी क्लास है जी कॉन्डिकथीज की, उसका नाम है इलाज्मोब्रैंकी। तो इलाज्मोब्रैंकी जो है वर्ड ये ग्रीक वर्ड है। इलाज्मोस का मतलब है प्लेट मेटल, और ब्रैंकी कहते हैं गिल्स को, विच इंक्लूड द शार्क्स। इसमें आ जाती हैं जी हमारे पास सारी शार्क्स आ जाती हैं, स्केट्स एंड रेस। हैज़ अबाउट 700 स्पीशीज। जो हमारे पास इलाज्मोब्रैंकी है उसके अंदर तकरीबन 700 स्पीशीज आ जाती हैं। और शार्क्स अरोज फ्रॉम अर्ली जॉर्ड फिशेज मिड वे थ्रू द डिवोनियन पीरियड अबाउट 375 मिलियन ईयर्स अगो। यानी इनमें से अगर आप शार्क्स को देखें तो 375 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो सबसे ज़्यादा वो डिवोनियन पीरियड में फ्लरिश हुई। द एब्सेंस ऑफ सर्टेन फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोनी फिशेस। अब अगर हम बोनी फिशेस की बात करें और इन शार्क्स की या इलाज्मोब्रैंक्स की बात करें तो मेजर डिफरेंसेस क्या हैं? डिफरेंसेस हैं स्विम ब्लैडर टू रेगुलेट बायंसी। बायंसी कहते हैं पानी के अंदर अपने बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इनके पास एक खास गैस फिल्ड और ऑर्गन है जिसको हम स्विम ब्लैडर कहते हैं। ये हम बोनी फिशेस की बात कर रहे हैं कि इलाज्मोब्रैंक्स में और बोनी फिशेस में क्या डिफरेंस है। फिर अगिल कवर जिसको ऑपरक्यूलम कहा जाता है वो भी बोनी फिशेस में प्रेजेंट होता है, इलाज्मोब्रैंक्स में गिल कवर या ऑपरक्यूलम प्रेजेंट नहीं है। एंड अ बोनी स्केलेटन, और आपको पता है यहाँ पे स्केलेटन कार्टिलेजिनस है, बोनी नहीं है। is sometimes interpreted as evidence of the primitiveness of elasmobranchs। उसने कहा कि ये जो करेक्टर जो कि बोनी फिशेस के अंदर मौजूद हैं लेकिन एलाज्मोब्रैंक्स या कार्टिलेजिनस फिशेस में नहीं है, तो बाज़-औक़ात ये होता है कि ये करेक्टर हमें बताते हैं कि कार्टिलेजिनस फिशेस या एलाज्मोब्रैंक्स बहुत प्रिमिटिव फिशेस हैं, कदीम तरीन फिशेस हैं। दिस इंटरप्रिटेशन इज़ मिस्टेकन। उसे कहा ये ख्याल करना या ये जो है ना वो इंटरप्रेट कर लेना कि जी ये नतीजा अखज़ कर लेना कि इन करेक्टर्स की वजह से, चूँकि ये करेक्टर इनमें नहीं है इसीलिए ये बहुत प्रिमिटिव फिशेस हैं, ये गलत है। एज दिस करेक्टरिस्टिक्स सिंपली रिजल्टेड फ्रॉम डिफरेंट अडेप्टेशंस इन द टू ग्रुप्स टू सिमिलर सिलेक्शन प्रेशर। जबकि वो कह रहे हैं कि ये जो करेक्टर्स अडेप्ट हुए बोनी फिशेस में वो क्यों हुए, वो सिलेक्शन प्रेशर की वजह से हुए होंगे, ये भी एक हाइपोथेसिस ही है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय सिलेक्शन प्रेशर। सिलेक्शन प्रेशर बेसिकली कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशन या आप कह सकते हैं कोई भी एवोल्यूशनरी फोर्स होती है जो एक पर्टिकुलर फिनोटाइप को फेवर कर रही होती है। ठीक है, कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशन या कोई भी एवोल्यूशनरी फोर्स हो सकती है जो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में एक पर्टिकुलर फिनोटाइप को, एक फिजिकल एक्सप्रेशन को वो कंट्रोल कर रही है या फेवर कर रही है। जैसे फर्ज करें रिसोर्स अवेलेबिलिटी, अगर जिस वक्त एलाज्मोब्रैंक्स ज़्यादा थी तो उस वक्त या जो डिवोनियन पीरियड में अगर एलाज्मोब्रैंक्स इतनी फ्लरिश हुई तो हो सकता है उस वक्त रिसोर्सेज जो अवेलेबल हों जैसे फूड,
जैसे मेट, जैसे शेल्टर, वो उन फिशेस के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो, बोनी फिशेस के लिए इतनी अप्रोप्रिएट ना हो। या एनवायरमेंटल कंडीशंस भी इसमें आ जाती हैं, जैसे टेम्परेचर, जैसे वेदर, वो उस वक्त उन फिशेस के लिए ज़्यादा बेहतर हो, इसीलिए वो फिनोटाइप बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर गई। इसी तरह बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी आ जाते हैं, उनके लिए ज़्यादा प्रीडेटर्स मौजूद हों, उनके लिए ज़्यादा प्रे मौजूद हों, या कोई ऐसी डिजीज़ हो जिसने बाकी तमाम फिशेस को ख़त्म कर दिया हो लेकिन उनको ना ख़त्म किया हो, तो इसको हम कहते हैं सिलेक्शन प्रेशर। यानी कोई भी पर्टिकुलर फिनोटाइप अगर एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में या एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से ज़्यादा फ्लरिश करे तो उसको हम कहते हैं सिलेक्शन प्रेशर। तो साइंटिस्ट कहते हैं कि ये प्रिमिटिवनेस को शो नहीं करते कि अगर ये करेक्टर्स एलाज्मोब्रैंक्स के पास नहीं है, बल्कि ये शो होता है कि मे बी कि वो एक ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे कंडीशंस उनके लिए फेवरेबल थी वहाँ वो ज़्यादा फ्लरिश कर गए हों, और एक दूसरे इन्वायरमेंट में कुछ देर के बाद बोनी फिशेस फ्लरिश कर गए हों। तो ये सिलेक्शन प्रेशर की बेसिस पे भी हो सकता है कि इनका जो है वो कब ये ज़्यादा फ्लरिश की और पहले ये डेवलप हो गई फिर बाद में बोनी फिशेस डेवलप हुई, ये सारी चीज़ें। टफ स्किन विद dermaplaque स्केल कवर शार्क्स, अगर आप यहाँ पे देखें तो शार्क की डायग्राम उससे आपको ये दिखाई हुई है, ये शार्क की डायग्राम है। ए में देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अग्रे रीफ शार्क है जी, ये वाली आप देखें। अगर आपको इनके साइंटिफिक नेम नहीं भी याद होते तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि ये कौन सी शार्क्स है। अब इस शार्क में आप देखें कि इसकी बॉडी यहाँ पे नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन बॉडी इस तरह के स्केल प्लेकॉर्ड स्केल से इसकी बॉडी जो है वो कवर होती है। Tough skin with dermaplaque scale cover sharks है। These scales project posteriorly and give the skin a tough sandpaper texture। जैसे सैंडपेपर होता है ना, वो खुरदरा ऊपर से, और चीज़ों को जो है ना साफ करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है, बिल्कुल इसी तरह प्लेकॉइड स्केल इसके ऊपर होते हैं। इनफैक्ट dried shark skin has been used for sandpaper। Posteriorly pointed scales also reduce friction with the water as a shark swim। ज़रा posteriorly pointed है तो फ्रिक्शन जो रगड़ है उसको भी पानी के साथ वो मिनिमाइज करते हैं। Shark teeth are actually modified placoid scale। The row of teeth on the outer edge of the jaw is backed up by row of teeth attached to a ligamentous band that cover the jaw cartilage inside the mouth। As the outer teeth wear and become useless, new teeth move into position from inside the jaw and replace them। अच्छा, पहली बात तो ये कि शार्क के अगर आप टीथ देखें तो टीथ शार्क के बिल्कुल होते हैं ये प्लेकॉइड, मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल ही हैं जो इसकी पूरी बॉडी के ऊपर स्केल होते हैं, और ये टीथ की 2 रॉज होती हैं। ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर 2 रॉज आपको नजर भी आ रही हैं यहाँ पे, ये 2 रॉज होती हैं इसके अपर और लोअर जॉ के ऊपर टीथ की, दोनों जॉज के ऊपर टीथ की जो है वो 2-2 रॉज होती हैं। और टीथ मुसलसल शार्क की एज के साथ साथ जो है ना वो डेवलप होते चले जाते हैं। जो पुराने होते हैं वो वियर आउट हो जाते हैं, उतर जाते हैं, और नए अगर आप याद देखें तो इन साइड ऑफ जॉ दिखाया हुआ, और इन साइड ऑफ जॉ से डेवलपिंग टीथ, नए टीथ आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये टीथ इस तरफ मूव करते जाते हैं, टीथ कमिंग इनटू वाटर, आहिस्ता से टीथ बड़े होते चले जाते हैं और बाहर की तरफ आते जाते हैं, और टूथ इन वाटर पे देखें ओल्ड टूथ ऑन पॉइंट ऑफ बीइंग शेड, और पुराने जो दांत हैं वो आहिस्ता आहिस्ता टीथ जो हैं वो उतरने शुरू हो जाते हैं। तो मुसलसल इसकी बॉडी के अंदर टीथ जो हैं वो रिप्लेस होते रहते हैं। और ये क्या है, ये बेसिकली मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल हैं। तो जो यूजलेस हो जाते हैं उनको फिर निकाल दिया जाता है बाहर, और इनर से आउटर की तरफ जो टीथ है मूव कर रहे होते हैं। इन यंग शार्क्स दिस रिप्लेसमेंट इज रैपिड विद अ न्यू रो ऑफ टीथ डेवलपिंग एवरी 7 or 8 days। हर 7 या 8 दिन के बाद नए टीथ आ जाते हैं। Crown of teeth is different species may be adaptive for shearing prey। shearing का मतलब कटिंग करना, और for crushing the shells of mollusk। यानी अगर ये आप ये देखें कि ये कार्निवोर हैं और स्कैवेंजर्स हैं तो बाज़ वक़्त इनको जो है ना इनवर्टिब्रेट्स के शेल्स को तोड़ना पड़ता है, जैसे मोलस्का के शेल्स को, गैस्ट्रोपोड्स वगैरह के शेल को तोड़ना पड़ता है और बोन्स को क्रैक करना पड़ता है बाज़ वक़्त, तो फिर उसके लिए इनके जो टीथ हैं वो ये काम आ रहे होते हैं। शार्क रेंज इन साइज फ्रॉम लेस देन 1 मीटर, यानी 1 मीटर से कम भी हो सकती हैं। स्क्वेलस इसकी एक एग्जाम्पल है जो कि लेबॉर्ट्री में अक्सर डायसेक्ट की जाती है, टू ग्रेटर देन 10 मीटर, 10 मीटर से भी ज़्यादा लेंथ हो सकती है। बास्किंग शार्क एंड व्हेल शार्क्स। द लार्जेस्ट शार्क्स आर नॉट प्रीडेटरी बट आर फिल्टर फीडर्स। अगर आप देखें जो सबसे बड़ी शार्क्स हैं वो प्रीडेटरी नहीं है, वो यानी प्रे नहीं करती, शिकार नहीं कर रही, कार्निवोर नहीं है, वो फिल्टर फीड है, पानी में से अपनी खुराक को छान लेती हैं। दे हैव फेरेंजियल आर्च मॉडिफिकेशन दैट स्ट्रेन प्लैंकटन। उनकी बॉडी में स्पेसिफिक ये फेरेंजियल आर्चीज होती हैं, उनके फेरिंग्स में जो पानी को स्पेसिफिक आप कह लें ये ओपनिंग है फेरिंग्स में जो पानी को पानी में से स्ट्रेन करती है छोटे छोटे प्लैंकटन्स को।
द फियरेस्ट एंड मोस्ट फियर्ड शार्क्स, यानी सबसे ज़्यादा जो आप कह लें कि खौफनाक और शदीद तरीन जो शार्क्स हैं, दे आर द ग्रेट वाइट शार्क, ठीक है, जिसका नाम है कार्चेरोडोन एंड द मको, जिसको आइसियूरस कहते हैं। एक्सटिंक्ट स्पेसिमेंस में हैव रीच लेंथ ऑफ 15 मीटर और मोर, यानी जो भी इस वक्त लिविंग है वो 10 मीटर तक है, लेकिन जो एक्सटिंक्ट हो चुकी है 15 मीटर से भी ज़्यादा थी। स्केट्स एंड रेव, ये तो बारे हमने शार्क्स के बारे में पढ़ा, जो कि अभी डायग्राम भी आपने देखी है। स्केट्स एंड रेज आर स्पेशलाइज फॉर लाइफ ऑन ओशन फ्लोर, ज़्यादा स्केट्स और रेज जो हैं ये ओशन के फ्लोर पे रहने के लिए बॉटम डिवेलपर्स हैं, और ओशन के जो है ना फ्लोर पे रहते हैं। द यूजुअली इनहैबिट शैलो वाटर है, वेयर दे यूज देयर ब्लंट टीथ टू फीड ऑन वर्टिब्रेट्स। यहाँ पे टीथ बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है जैसे आपने शार्क्स के अंदर देखे थे, यहाँ पे टीथ ब्लंट है। ब्लंट का मतलब है कि ऊपर वाली सरफेस उनकी बहुत ज़्यादा नोकीली नहीं है, तो ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट्स के ऊपर फीड कर रहे होते हैं, सॉफ्ट बॉडी इनवर्टिब्रेट्स पे। देयर मोस्ट ऑब्वियस मॉडिफिकेशन फॉर लाइफ ऑन द ओशन फ्लोर इज अ लेटरल एक्सपेंशन ऑफ द पेक्टोरल फिन इनटू विंग लाइक अपेंडेजेस। अगर आप यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो ये उसने आपको दिखाई हुई है जो है ना वो स्केट और रेज, और आप यहाँ पे देखें कि इसकी ये लेटरल एक्सपेंशन, ये बेसिकली क्या है कि जो पेक्टोरल फिन होता है ये इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर जाता है। पेक्टोरल फिन उसकी लेटरल एक्सपेंशन हो जाती है, साइडों से वो बहुत बड़ा हो जाता है, और ये आपको नीचे पेल्विक फिन के छोटे नजर है, इधर भी होगा और इधर भी होगा। तो ये जो है पेक्टोरल फिन इसका बहुत ज़्यादा स्केट्स के अंदर जो है ना ये रेज और स्केट्स में ये लेटरल एक्सपेंशन हो जाती है पेक्टोरल फिन की, विंग की तरह के स्ट्रक्चर बन जाते हैं। लोकोमोशन रिजल्ट फ्रॉम डोर्सोवेंट्रल मस्कुलर वेव्स दैट पास पोस्टीरियरली अलोंग द फिन्स। Frequently elaborate color pattern on the dorsal face of these animals provide effective camouflage। camouflage का मतलब होता है ना कि अपना भेस बदल लेना। तो ये जो स्केट्स और रेज होती हैं इनकी बॉडी का अपर बॉडी का जो कलर है, ये डोर्सल सरफेस जो बॉडी का जो वेंट्रल सरफेस उसका कलर बड़ा डिफरेंट होता है, और ये एक्टिवली अपने बॉडी के कलर को चेंज भी कर लेती हैं। द स्टिंग रे, ये स्टिंग रे की बात है, हैज़ अ टेल मॉडिफाइड इनटू डिफेंसिव लैश। The dorsal fin persists as a venomous spine। अब यहाँ पे उसने आपको ये स्टिंग रे दिखाई नहीं हुई, मैं बाद में आपको इसकी डायग्राम भी दिखाती हूँ। इस रे के अंदर क्या होता है कि इसको स्टिंग कहते हैं डंक मारना। तो इसकी जो टेल है वो एक डिफेंसिव लैश, टेल के अंदर एक ख़ास किस्म की एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, वो टेल जो है ना छांटे की तरह इसकी टेल होती है, और डोर्सल फिन जो इसका है परसिस्ट एज अ वेनोमिनस स्पाइन। इसका डोर्सल फिन जो है उसका वो एक स्पाइन की तरह इसकी बॉडी के साथ लगा होता है, और जो इसकी टेल है वो भी मॉडिफाइड होती है स्टिंग करने के लिए। तो ये जो स्टिंग रे है ये बड़ी इम्पोर्टेंट मतलब कि रे है ये, जो कि वेनम जो है ना वो ट्रांसफ़र कर सकती है कोई भी अगर प्रीडेटर इसके पास आए। ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप आर द इलेक्ट्रिकल रे एंड मानता रे। इलेक्ट्रिकल रे और मानता रे यहाँ पे उसने आपको बताई भी हुई है, कुछ रेज और स्केट्स वगैरह दिखाई हैं। ये शार्क की डायग्राम है, और ये दोनों उसने आपको रे एक मानता रे दिखाई है, ये जो बी में है, और विद टू रिमोरास फिशेज, ये देखें रिमोरास इसके ऊपर फीड कर रही हैं, इसकी बॉडी के साथ अटैच हुई हैं, खास किस्म के जैसे कमेंसलिज्म होता है या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, इसमें बोथ आर बेनिफिटेड, या फिर एक को बेनिफिट होता है एक को कोई बेनिफिट नहीं होता। तो रिमोरास इसकी बॉडी के ऊपर जो है ना वो अटैच है टू दिस वेंट्रल सरफेस। और एक है बुल से स्टिंग रे, ये देखें ये वाली स्टिंग रे है जो कि बॉटम के ऊपर आपको ओशन के बॉटम पे नजर आ रही है। तो पहली हमने देखी है कि ये जो पहला कॉन्ड्रिकथीस का जो पहला ग्रुप था, जो कि हमने देखा है कि क्लास है इसकी एलाज्मोब्रैंक। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसके नेक्स्ट जो है हमारे पास कौन सी आ रही है। इसमें हमने रेस स्केट्स वगैरह को स्टडी किया है। कॉन्डिक थी कि सब क्लास हमने पढ़ी है अभी एलाज्मोब्रैंक की। अब इसकी सेकंड हम देख लेते हैं कि फर्दर इसके अंदर कौन सी जो है ना सब क्लास है। सेकंड मेजर ग्रुप ऑफ द कॉन्डिकथीस इज द सब क्लास होलोसेफेली। होलो का मतलब होता है जी ग्रीक वर्ड है होल, और केफेलिडोस का मतलब होता है हेड। सेफेली का जो वर्ड है वो हमने बड़ी दफ़ा यूज़ किया, हेड के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। contain about 30 species इसके अंदर। frequently study example chimera has a large head with a small mouth surrounded by large lip। अब ये काइमरा जो है इसमें ये इसकी ओनली आप समझ लें कि 30 स्पीशीज हैं, सिर्फ एक ही इसकी लिविंग जनरा है जो काइमरा। और इस काइमरा की डायग्राम उसने आपको ये नहीं दिखाई हुई,
देख लेते हैं कि काइमरा की डायग्राम इससे हमें कहीं दिखाई हुई है। नहीं जी, काइमरा की डायग्राम इससे हमें नहीं दिखाई हुई। मैं आपको बाद में दिखाती हूँ कि ये काइमरा किस तरह की फिश है। इसका बेसिकली लार्ज हेड होता है और लार्ज लिप्स होते हैं, स्मॉल माउथ होता है। अ नैरो टेपरिंग टेल हैज रिजल्ट इन द कॉमन नेम। इनको कॉमनली रैट फिशेस कहा जाता है क्योंकि रैट की तरह जिससे उसकी लॉन्ग और पॉइंटेड और टेपरिंग टेल होती है, बहुत पतली सी और बड़ी शार्प सी टेल होती है। इसी तरह इनके अंदर भी ये टेल होती है और इसलिए इनको कहा जाता है रैट फिशेस कॉमनली। Holociphelins diverged from other chondrichthyes and nearly 300 million years ago. Since that time, specializations not found in other elasmobranchs have evolved, including a gill cover called an operculum and teeth modified into large plates for crushing the shell of mollusks. Holociphelins lack scales. अब ये वही है कि तकरीबन सबसे पहले तो हमने सब क्लास एलाज्मोब्रैंक्स देखी और उसके बाद तकरीबन जो है ना ये वाले जब डेवलप हुए और इनके 300 मिलियन जो अगो ये होलोसिफेलिन्स डेवलप हुए और उसके बाद फिर हमें हमारे पास जो मेजर जो ऑस्टिक थीस यानी बोनी फिशेस वो आई और जिनके अंदर फिर ऑपरक्यूलम और बाकी जितने भी इनके करेक्टरिस्टिक्स हैं वो डेवलप हुए और इनकी बॉडी पे स्केल भी नहीं थे। आपने बाकी एलाज्मोब्रैंक्स की बॉडी के ऊपर देखे प्लेक और स्केल, लेकिन यहाँ पे स्केल भी मौजूद नहीं थे। तो हमने अभी तक क्लास कॉन्ड्रिक्थीज में दो सब क्लासेस पढ़ ली हैं। एक है हमारे पास एलाज्मोब्रैंक जिसमें आपने रेज, स्केल्स और शार्क्स देखी हैं और दूसरी हमने देखी है ये होलोसिफेली जिसके अंदर हमने देख लिया है रैट फिशेस और ओनली जिसकी एक एग्जांपल उसमें हम काइमेरा को स्टडी कर रहे थे। उसके बाद हमने पढ़ना है क्लास ऑस्टिक थीस। ठीक है, ऑस्टिक थीस देखते हैं कि ये कौन से बेसिक फिशेस हैं। मेंबर ऑफ द क्लास ऑस्टिक थीस वर्ड है जी ग्रीक वर्ड है। ऑस्टिक, ऑस्टियोन का मतलब होता है बोन और इक्थायोन का वर्ड यूज होता है फिशेस के लिए। ठीक है, तो ऑस्टिक थीस दे आर कैरेक्टराइज बाय हैविंग एटलीस्ट सम बोन इन देयर स्केलेटन और स्केल। अब ये वो फिशेज हैं जिनके अंदर जो एंडोस्केलेटन होता है वो बोनी होता है। इससे पहले आपने कार्टिलेजिनस फिशेज देखी, उनके अंदर एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस था, सॉफ्ट बोन का था जिसकी मेकिंग में बेसिक सेल जो थे वो कॉन्ड्रोसाइट्स थे। यहाँ पे बेसिकली होते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये हार्ड बोन का इनका एंडोस्केलेटन होता है और जो बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं वो भी इस तरह बोनी होते हैं। बोनी ऑपरक्यूलम एक कवर होता है जो गिल्स के ऊपर होता है, कवरिंग द गिल ओपनिंग एंड लंग्स और स्विम ब्लैडर। और इनकी बायंसी को मेंटेन के लिए, पानी में इनकी पोजीशन, इनके बैलेंस को मेंटेन करने के लिए गैस फिल्ड एक ऑर्गन है जिसको हम कहते हैं स्विम ब्लैडर। बाजू का वो लंग्स का काम भी करता है। अगर पानी कम हो जाए या वाटर बॉडी जिसमें ये फिश है वो ड्राई हो जाए तो ये स्विम ब्लैडर जो है वो लंग्स का काम भी कर सकते हैं और गैशियस एक्सचेंज कर सकते हैं विद द एयर। Any group that has at least 20,000 species and is a major life form in most of the Earth's vast aquatic habitat must be judged very successful from an evolutionary perspective. यानी इनकी सक्सेस को हम यहाँ से जज कर सकते हैं कि मोर देन 20,000 स्पीशीज इनकी मौजूद हैं और मेजर जो एक आप कह रहे हैं कि अर्थ का जो मेजर एक हैबिटेट है जैसे वाटर बॉडीज के अंदर ये पाई जाती हैं, तो ये इसका मतलब बहुत सक्सेसफुल एनिमल्स हैं ऑन अर्थ। The first fossil of bony fishes are from late Silurian deposit, approximately 405 million years old. By the Devonian period, 350 million years ago, the two subclasses were in the midst of their adaptive radiation. यानी उस जगह के जो ओल्डेस्ट अगर आप कहें इनके फॉसिल जो थे बोनी फिश के वो तकरीबन 405 मिलियन ईयर्स अगो हमें सिलोरियन पीरियड ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल में डिफरेंट पीरियड्स हैं उसके हिसाब से दिए हुए हैं, उनके अंदर हमें ये मिले। और तकरीबन उसके बाद जो डिवोनियन पीरियड था 350 मिलियन ईयर्स अगो इनकी जो दो सब क्लासेस थी वो सामने आई। जैसे आपने पीछे देखी हैं क्लास कॉन्टिक्थीज की भी दो सब क्लासेस होलोसिफेली और एलाज्मोब्रैंक की, इसी तरह यहाँ भी दो सब क्लासेस हैं। एक है सार्कोप्टेरिजाई सब क्लास सार्कोप्टेरिजाई और एक है एक्टिनोप्टेरिजाई। अब मेंबर ऑफ द सबसे पहली सब क्लास है सार्कोप्टेरिजाई। अब ये सार्कोप्टेरिजाई ग्रीक वर्ड है सार्क, इसको कहते हैं फ्लैश और टेरिक्स कहते हैं फिन को। दे हैव मस्कुलर लोब्स एसोसिएटेड विद देयर फिन्स। बेसिक डिफरेंस ये होता है कि ये जो सार्कोप्टेरिजाई फिशेज होते हैं इनकी बॉडी के अंदर जितने फिन्स होते हैं उनके अंदर मस्कुलर लोब्स होते हैं, जबकि आप दूसरा ग्रुप जो देखेंगे एक्टिनोप्टेरिजाई उनके अंदर मस्कुलर लोब्स नहीं होते, उनके अंदर इसका फिन रेज होती हैं। ठीक है, अभी आगे जाके इसको हम देखते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है, मस्कुलर लोब्स हैं एसोसिएटेड विद देयर फिन्स एंड यूजुअली यूज लंग्स इन गैस एक्सचेंज। वन ग्रुप ऑफ सार्कोप्टेरिजियंस आर द लंग फिशेस। बेसिकली ये जो हम सब क्लास सार्कोप्टेरिजाई पढ़ रहे हैं इसके आगे तीन ग्रुप्स हैं, मैं आपको ब्रीफ बताती हूँ। इसमें तीन ग्रुप्स हैं, एक है जी लंग फिशेस, एक है सीलाकेंथ और एक है रिपिडिस्ट्रियंस।
लंग फिशेस, सीलाकैंथ और रिपिडिस्ट्रियन। जो लंग फिशेस हैं उसकी तो सिर्फ 3 जनरा इस वक्त लिविंग है, बाकी वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और सीलाकैंथ जो है उसमें हमें सबसे ज़्यादा कॉमनली जो अब मिलती है वो है लेटमीरिया। और एक रिपिडिस्ट्रियन है, ये भी एंसेस्टर्स थे एम्फीबियंस के, और अब ये एक्सटिंक्ट हैं, अब ये मौजूद नहीं है। वन बाय वन को स्टडी करते हैं कि सार्कोप्टेरिजाई जो है उसके अंदर ये कौन कौन से आगे हैं मेंबर। वन ग्रुप ऑफ सार्कोप्टेरिजियंस आर द लंग फिशेस, ओनली 3 genera survive today and all living regions where seasonal drought are common। ये ज़्यादातर लंग नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे स्विम ब्लैडर लंग्स का काम भी करता है। ये नहीं कि इन फिशेस में गिल्स नहीं है, गिल तो इनके अब मौजूद हैं, जब ये पानी में होती हैं तो गिल्स ही यूज़ होते हैं, और तब जो स्विम ब्लैडर है उसका काम है बयांसी को मेंटेन करना। लेकिन अगर ये ऐसी वाटर बॉडीज़ के अंदर हो जहाँ पे ड्राफ्ट यानी खुश्क साली हो जाए, पानी की कमी हो जाए, पानी ख़त्म हो जाए, तो क्या होगा कि गिल्स तो अब रेस्पायर नहीं ना करेंगी, तो गिल्स के लिए तो पानी ज़रूरी है। तो अब क्या होगा कि ये जो स्विम ब्लैडर है जो वही काम करेगा लंग्स का, इसीलिए इनको लंग फिशेस भी कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उन जगहों पे थी जहाँ सीजनल ड्राफ्ट आते थे, हर मौसम के हिसाब से खुश्क साली का सामना करना पड़ता था एनिमल्स को। व्हेन फ्रेश वाटर लेक्स एंड रिवर बिगिन टू स्टेगनेट एंड ड्राई, क्या होता है कि जब फ्रेश वाटर लेक्स और जब रिवर जो है ना वो स्टेगनेट का मतलब जब पानी खड़ा खड़ा ऐसा सा डिहाइड्रेशन हो जाती है, वहाँ सारा पानी ख़त्म हो गया, ड्राई हो गई सारी वाटर बॉडी, दीज फिशेज यूज लंग्स टू ब्रीथ एयर। तो ये लंग फिशेस क्या करती थी, ये लंग्स को यूज़ कर लेती थी। अब इसके अंदर उसने आपको बताई हैं 3, यहाँ पे उसने आपको फर्दर बताई हैं जिसकी जनर है। एक है नियोसेरेटोडस, इनहैबिट द फ्रेश वाटर ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। They survive stagnation by breathing air, but they normally use gills and cannot withstand total drying। ये वो फिशेस थी जो कि लंग्स को यूज़ करती थी जब पानी नहीं होता था, और गिल्स को यूज़ करती थी जब पानी था। अदर्स आर फाउंड इन फ्रेश वाटर रिवर्स एंड लेक्स इन ट्रॉपिकल अफ्रीका। प्रोटॉप्टेरस, एक उसने आपको बताई है नियोसेरेटोडस, एक है प्रोटॉप्टेरस। और ये कहाँ थी, ये थी बेसिकली ट्रॉपिकल अफ्रीका की लेक्स में, और तीसरी थी ट्रॉपिकल साउथ अमेरिका में लेपिडोसायरन। ये तीनों लंग फिशेस थी। दे कैन सर्वाइव व्हेन रिवर्स और लेक्स आर ड्राई बाय बरिंग इनटू द मड। ये वो फिशेस हैं जो सर्वाइव कर सकती हैं, आज भी इनके पास लंग्स एयर स्विम ब्लैडर है जिसको लंग्स के तौर पर भी यूज़ कर सकती थी। और ये बरोज में रह रही थी, जब वाटर बॉडी ड्राई हो जाती थी तो ये बरोज में रहती थी, स्पेसिफिक ओपनिंग के जरिए, उस ओपनिंग से ये हवा सिर्फ पास होती थी उस बरो में, और ये फिर अपने लंग्स को स्विम ब्लैडर को एज ए लंग यूज़ कर रही थी। लंग फिशेस में रिमेन इन एस्टिवेशन, एस्टिवेशन हम कहते हैं समर स्लीप को, आपने ये पढ़े होंगे पहले भी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा स्किप हो गया। दे कैन सर्वाइव व्हेन रिवर्स और लेक्स आर ड्राई बाय बरिंग इनटू द मड। दे कीप अ नैरो एयर पाथवे ओपन बाय बबलिंग एयर टू द सरफेस। यानी ये क्या करती थी, ये फिशेस बरो, जब वाटर बॉडी ड्राई हो जाती थी तो ये फिशेस बरो बनाती थी, उस बरो में चली जाती थी, और उस बरो के ऊपर सिर्फ एक सुराख होता था जिसमें से ये एयर जो है बबल करती थी अंदर इनके लंग्स में। आफ्टर द सबस्ट्रेट ड्राइज द ओनली एविडेंस ऑफ अ लंग फिश बरो इज अ स्मॉल ओपनिंग इन द अर्थ। पता कैसे चलता था कि यहाँ कोई लंग फिश मौजूद है, तो उस बरो के ऊपर एक छोटी सी ओपनिंग होती थी और पता चलता था कि इसके नीचे कोई ना कोई डेफिनेटली लंग फिश मौजूद है। लंग फिशेस में रिमेन इन एस्टिवेशन फॉर 6 months और मोर। अच्छा, एस्टिवेशन और हाइबरनेशन, ये दो आप कह लें कि ये अनफेवरेबल कंडीशंस में जब एनिमल अपने आप को ज़ेरे ज़मीन ले जाते हैं तो ये 2 कंडीशंस होती हैं। एक है जी हाइबरनेशन जो हम विंटर स्लीप को कहते हैं, और एक होती है एस्टिवेशन जिसको हम समर स्लीप कहते हैं। तो बेसिकली ये एस्टिवेशन में लंग फिशेस रहती हैं तकरीबन 6 months के लिए। एस्टिवेशन इज अ डोर्मेंट स्टेट दैट हेल्प एन एनिमल विथस्टैंड हॉट ड्राई पीरियड। व्हेन रेन अगेन फिल्स द लेक और रिवर बेड, लंग फिशेस इमर्ज फ्रॉम देयर बरोज टू फीड एंड रिप्रोड्यूस। जब दोबारा वाटर बॉडी भर जाती है, जब रेन होगी तो फिर ये दोबारा जो है ना वो रिप्रोड्यूस करने के लिए और जो है ना वो फ्लरिश करने के लिए बाहर आ जाती है। अब ये तो पहला ग्रुप था, हमने देखा कि जो सब क्लास सार्कोप्टेरिजाई क्लास ऑस्ट्रिक थी इसकी पहली आगे ग्रुप था जिसको हमने लंग फिशेस का नाम दिया, और 3 हमने इसमें से नियोसेरेटोडस है और प्रोटॉप्टेरस और लेपिडोसायरन, ये तीनों हमने यहाँ स्टडी की हैं। उसके बाद हमारे पास एक सेकंड ग्रुप ऑफ सार्कोप्टेरिजियंस आर द सीलाकैंथ। The most recent coelacanth fossils are over 70 million years old. In 1938, however, people fishing in deep water off the coast of South Africa brought up one fish that was identified as a coelacanth. अब यहाँ पे अभी हम देखते हैं डायग्रामेटिकली, since then numerous other
Specimens have been caught in deep water around the Comoro island of Madagascar. The discovery of this fish, Latmeria caluminae, was a milestone event because live Latmeria is probably the closest living fish relative of terrestrial vertebrate. ये जो सेकंड ग्रुप है सार्कोप्टेरिजियन, इसमें जिनको सिलाकेंथ भी कहा जाता है, और सिलाकेंथ में जो इस वक्त हमारे पास सिर्फ लेटमेरिया ही मौजूद है, जो कि मिली थी लेटमेरिया तकरीबन 70 मिलियन ईयर्स अगो। और ये लेटमेरिया जो थी उसमें कि ये सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट लिविंग फिश है जो कि टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट, ज़मीन पे रहने वाले जितने वर्टिब्रेट्स हैं उनका एक एंसेस्टर भी समझी जाती है, या उनके बहुत करीब उनका रिलेटिव समझी जाती है। डायग्राम में देखते हैं, यहाँ पे आप ये देखें, एक ये डायग्राम बताई हुई है सब क्लास सार्कोप्टेरिजाई की। लंग फिश लेपिडोसायरन है, पैराडॉक्सा, ये आप देखें लेपिडोसायरन एक लंग फिश है। इस लंग फिश के अंदर हमें पता है कि यहाँ पे क्या इसके करेक्टर्स थे कि ये जो है ये लंग्स को यूज, स्विम ब्लैडर को यूज करती थी एज लंग्स। उसके बाद यहाँ पे आप ये देखें सिलाकेंथ लेटमेरिया ओनली नॉन सर्वाइविंग सिलाकेंथ। सिलाकेंथ जो ग्रुप है उसमें सिर्फ सर्वाइव करने वाली सिर्फ एक अकेली ये फिश है जिसको हम कहते हैं लेटमेरिया। लेटमेरिया जो है और ये बिल्कुल क्लोज है, जितने टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स होते हैं उसके क्लोजेस्ट होते हैं। इट इज लार्ज अप टू 80 kg and has heavy scales. Ancient coelacanth lived in freshwater lakes and river. Thus the ancestor of Latmeria must have moved from freshwater habitats to the deep water. अब उसे कहा कि एंशियंट जो सिलाकेंथ थे वो फ्रेश वाटर में थे और बाद में फिर जो है ये फ्रेश वाटर से मूव कर गए किसमें, डीप सी में, क्योंकि अभी हमें पता है कि जितनी हमें मॉडर्न फिशेज वगैरह नजर आती हैं वो हमें डीप सी में नजर आती हैं। तीसरा ग्रुप सार्कोप्टेरिजियन, थर्ड ग्रुप ऑफ सार्कोप्टेरिजियंस कॉल्ड ऑस्टियोलेपिफॉर्म्स became extinct before the close of the Paleozoic period. ऑस्टियोलेपिफॉर्म जो थी ये भी जो है ना ये ख़त्म हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई पेलियोजोइक पीरियड से पहले, एंड दे आर बिलीव टू हैव बीन द एंसेस्टर ऑफ एंशिएंट एम्फीबियंस। अच्छा, अभी मैंने आपको पहले बताया था रिपिडिस्ट्रियन का नाम, इनको पहले रिपिडिस्ट्रियन भी कहा जाता था। ये जो अभी आपको उसने यहाँ पे ऑस्टियोलेपिफॉर्म्स दिया हुआ, ये बेसिकली पहले इनका नाम रिपिडिस्ट्रियन था। और लेकिन ये भी तीसरा ग्रुप है जो कि एक्सटिंक्ट हो गया, और ये वो ग्रुप था जिससे कि आगे बने जो इनको कहा जाता कि ये पॉसिबल एंसेस्टर्स थे किसके, एंशिएंट एम्फीबियंस के, जो कि दूसरा मेजर ग्रुप है। यहाँ डायग्राम देखते हैं, डायग्राम में एक्टिनोप्टेरिजाई के दिए हुए डायग्राम नहीं, डायग्राम में ये नहीं दिखाए हुए। तो बेसिकली ये जो है तीसरा ग्रुप जो है ऑस्टियोलेपिफॉर्म्स, ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं और दे आर द एंसेस्टर्स ऑफ द एंशिएंट एम्फीबियंस। अब दूसरी सब क्लास है, एक तो हमने सब क्लास पढ़ी है पहली सार्कोप्टेरिजाई, सब क्लास एक्टिनोप्टेरिजाई। एक्टिनो ग्रीक वर्ड है एक्टिस, और इसको कहते हैं रे, और टेरिक्स कहते हैं फिन को। कंटेन फिशेस दैट आर समटाइम्स कॉल्ड द रे फिन फिशेस। मैंने अभी आपको बताया है कि जो सार्कोप्टेरिजाई होते हैं उनके फिन्स के अंदर फ्लैशी लोब्स होते हैं, ठीक है, मस्कुलर लोब्स होते हैं, फ्लैशी मस्कुलर लोब्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे मस्कुलर लोब्स नहीं होते, यहाँ पे फिन्स होते हैं, ख़ास किस्म के फिन्स होते हैं। अगर आप यहाँ पे नोट करेंगे तो ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये ख़ास किस्म के आपको ये नज़र आ रहे हैं, या इस इनके अंदर भी आपको नज़र आ सकते हैं कि ये जो है ना वो रेज होती हैं इनके अंदर ना, यानी ये फ्लैशी नहीं होते बल्कि यहाँ पे ख़ास किस्म के मस्कुलर लोब्स की जगह रेज होती हैं इनकी फिन्स के अंदर। Because their fins lack muscular lobe, they usually possess swim bladders, gas-filled sacs along the dorsal wall of the body cavity that regulate buoyancy. इनकी बॉडी में स्विम ब्लैडर भी है, स्विम ब्लैडर को ये लंग्स के तौर पर यूज़ नहीं कर रही बल्कि ये buoyancy को, पानी के अंदर अपने बैलेंस को मेंटेन के लिए यूज़ कर रही हैं। Zoologists now realize that there have been many points of divergence in the evolution of the Actinopterygii. One modern classification system divides the Actinopterygii into two infra classes. अब जैसे हमने पीछे देखा था कि ये जो सार्कोप्टेरिजाई थी सब क्लास, इसको हमने आगे डिफरेंट ग्रुप्स में कन्वर्ट किया। यहाँ पे हम एक्टिनोप्टेरिजाई को दो सब इंफ्रा क्लासेस में, सॉरी इंफ्रा क्लासेस में हम, क्योंकि ये खुद सब क्लास है, इसको इंफ्रा क्लास में हम डिवाइड कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इंफ्रा क्लासेस कौन कौन सी हैं। वन ग्रुप ऑफ एक्टिनोप्टेरिजाई द कॉन्ड्रोस्टीन्स contain many species that lived during the Permian, Triassic and Jurassic period, 215 to 120 million years ago, but only 25 species remain today. Ancestral chondrostenes had a bony skeleton, but living members, the sturgeon and paddlefish, have cartilaginous skeleton. Chondrostene also have a tail with a large upper lobe. अब आप ये देखें, ये जो पहला ग्रुप था एक्टिनोप्टेरिजियंस की, जो पहली इंफ्रा क्लास थी वो थी कॉन्ड्रोस्टीन, और कॉन्ड्रोस्टीन के अंदर अभी जो फिशेस मौजूद हैं वो सिर्फ दो हैं, एक है पैडल फिशेस और एक है स्टर्जियंस। ये दो हमारे पास मौजूद हैं। और अब अगर आपको मैं यहाँ दिखाऊं तो ये देखें आप, ये है जी, सॉरी आगे देखते हैं।
अगर आप ये देखें सब क्लास एक्टिनोप्टेरिजाई द कॉन्ड्रोस्टीन शोवल नोज, शोवल नोज, शोवल नोज, शोवल बेसिकली किसको कहते हैं, शोवल हम बेसिकली कह रहे होते हैं ये जो बेलचा होता है उसको कहा जाता है शोवल। शोवल नोज स्टर्जियन, sturgeons are covered anteriorly by heavy bony plates and posteriorly by scales. The distinctive rostrum of paddlefish, paddle किसको कहते हैं, चप्पू को। तो ये देखें, ये उसने आपको दिखाई है जी, ये है जी एक स्टर्जियन। स्टर्जियन के अंदर आगे देखें ऊपर शोवल नोज, बिल्कुल बेलची की तरह का इसका आगे नोज है, और ये है पैडल फिश। पैडल फिश के अंदर पैडल कहते हैं बेसिकली चप्पू को, तो एक लॉन्ग यहाँ पे इसका रोस्ट्रम है जो कि पैडल शेप है, लॉन्ग रोस्ट्रम है। तो ये दोनों जो फिशेस हैं इनको कॉन्डोस्टीन कहा जाता है, ये इंफ्रा क्लास है एक्टिनोप्टेरिजाई की, ठीक है। और द डिस्टिंक्टिव रोस्ट्रम ऑफ पैडल फिश इज डेंसली इनर्वेटेड विद सेंसरी स्ट्रक्चर दैट आर प्रोबेबली यूज्ड टू डिटेक्ट माइन्यूट इलेक्ट्रिकल फील्ड्स। यानी ये जो पैडल फिश का जो लंबी सी रोस्ट्रम थी पैडल लाइक, इसके ऊपर बहुत सारे सेंसरी रिसेप्टर्स थे जो कि इलेक्ट्रिकल फील्ड्स को जो है ना वो डिटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रे और दूसरे ऐसे एनिमल, एक्वेटिक एनिमल भी तो होते हैं ना जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होते हैं। नोट द माउथ इज इट्स ओपन इन इट्स ओपन फिल्टर फीडिंग पोजीशन। और ये क्या थी, जैसे इसका मुंह खुला हुआ तो फिल्टर फीडिंग पोजीशन में है, ये पानी में से जो पानी मुंह में आ रहा है इसको वैसे रैम वेंटिलेशन भी कहा जाता है कि मुंह खुला हो और एक एनिमल आगे की तरफ मूव कर रहा है पानी में, तो ये इस तरह से फिल्टर फीड करती थी। तो ये आपने याद रखना है कि स्टर्जियन जो थी ये हमारे पास दो किस्म के, अब ये कॉन्डोस्टीन्स जो हैं ये हमारे पास सिर्फ दो अब इसके ग्रुप्स हैं, एक है जी हमारे पास स्टर्जियन और एक पैडल फिश। अच्छा, द स्टर्जियन पैडल फिश हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, इनका स्केलेटन बोनी नहीं था बल्कि कार्टिलेजिनस था। कॉन्डोस्टीन आल्सो हैव अ टेल विद अ लार्ज अपर लोब, और इनका आप टेल देखें तो टेल का ये लार्ज अपर लोब, ये टेल है, टेल के अंदर बहुत बड़ा सा एक अपर लोब आपको नजर आ रहा है, ये वाले ये अपर लोब, तो टेल इनकी थी विद लार्ज अपर लोब। मोस्ट स्टर्जियन लिव इन द सी एंड माइग्रेट इनटू रिवर्स टू ब्रीड, यानी ये मरीन वाटर से फ्रेश वाटर में जाती थी या जाती हैं ब्रीड करने के लिए। सम स्टर्जियन लिव इन द फ्रेश वाटर बट मेंटेन द माइग्रेटरी हैबिट फॉर देयर मैरीन रिलेटिव्स। दे आर लार्ज अप टू 1000 kilogram and bony plates cover the anterior portion of the body. Heavy scales cover the tail. The sturgeon mouth is small and jaw are weak. Sturgeon feed on invertebrates and they stir up from the sea or riverbed using their snouts. Because sturgeons are valued for their केवियर, केवियर कहते हैं इनके एग्स को, दे हैव बीन सेवरली ओवरफिश, इनको बहुत ज़्यादा, जैसे स्टर्जियंस को जो है ना ये वाली स्टर्जियन फिशेज हैं क्योंकि इनके जो एग्स हैं उनको बहुत इनकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ होती हैं, और यहाँ तो नहीं लेकिन जो बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं सूप्स में, और वैसे भी लोग उसको जो है ना वो बहुत यूज़ करते हैं मुख्तलिफ खानों में, इसीलिए इसको इसके केवियर उनको कहा जाता है। इनके एग्स के लिए इनको बहुत ज़्यादा जो है वो इनकी की जाती है फिशिंग। फिर पैडल फिशेज आर लार्ज है फ्रेश वाटर कॉन्डोस्टीन, दे have a large paddle-like rostrum that is innervated with sensory organs believed to detect weak electrical field। आपने यहाँ भी देखा कि ये पैडल फिशेस का लंबा सा रोस्ट्रम है जिसके ऊपर बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन या रिसेप्टर्स भी हैं जिनके जरिए ये डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल फील्ड को। स्विम थ्रू द वाटर विद द लार्ज माउथ, ओपन है बड़ा सा माउथ, आप देखें यहाँ पे भी खुला हुआ नजर आ रहा है। फिल्टरिंग क्रस्टेशियंस एंड स्मॉल फिशेस, क्रस्टेशियंस क्या होते हैं, ये आर्थ्रोपोड्स हैं, जैसे क्रैब्स हैं, जैसे ये हैं लॉबस्टर क्रैब्स, और ये जो होते हैं स्कॉर्पियन वगैरह सारे। दे आर फाउंड मेनली इन द लेक्स एंड लार्ज रिवर ऑफ मिसिसिपी रिवर बेसन एंड आर आल्सो नोन फॉर फ्रॉम वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका एंड चाइना। द सेकेंड ग्रुप ऑफ द एक्टिनोप्टेर, पहला ग्रुप हमने एक्टिनोप्टेरिजाई का देख लिया, और इस ग्रुप में आपने देखी हैं जी कॉन्डोस्टीन्स, कॉन्डोस्टीन आपने ग्रुप देखा है जिसके अंदर हमने देखी है स्टर्जियन और पैडल फिशेस। और सेकेंड ग्रुप जो है इसको हम कहते हैं नियोप्टेरिजाई। नियोप्टेरिजाई जो है ये इसके अंदर एक हमने देखा है इसका कॉन्डोस्टीन और दूसरा है नियोप्टेरिजाई। नियोप्टेरिजाई जो है इसको हम इसका देख लेते हैं। फ्लरिश इन द जुरासिक पीरियड एंड सक्सीड मोस्ट कॉन्डोस्टीन, टू वेरी प्रिमिटिव जनरा occur in the temperate to warm fresh water of North America. Lepisosteius the gar pike or has thick scales and long jaw that it used to catch fish. Amia is commonly referred to as a dogfish or bowfish. Most living fishes are members of this group and are referred to as teleost or modern bony fishes. एक तो लेपिसोस्टियस उससे आपको बताया इसमें, यानी नियोप्टेरिजाई के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आ रही है फिशेस वो एक तो लेपिसोस्टियस है जिनको गार पाइक भी कहा जाता है, और इनकी बॉडी पे थिक स्केल्स हैं, लॉन्ग जॉज होते हैं जो जिसके जरिए फिशेस को जो है ना वो कैच करती हैं। यहाँ पे अगर इसने डायग्राम दिखाई हो आपको तो ये देखते हैं कि ए में क्या दिखा है, बॉटम फिश सच एज दिस विंटर फ्लाउंडर
have both eyes on one side of the head and they often rest on their side fully or partially buried in the substrate. नहीं, ये उसने आपको टेलियोस्टी दिखाई है। तो एक जो ग्रुप है लेपिसोस्टियस और दूसरी एमिया. Amia is commonly referred to as a dogfish or bowfish. Most living fishes are members of this group and are referred to as teleost or modern bony fishes. मोस्टली जो हैं वो इसी ग्रुप की फिशेज हैं, जितनी ये जो नियोप्टेरिजा है इनको हम मॉडर्न बोनी फिशेज भी कहते हैं. एक उसने आपको लेपिसोस्टियस की एग्जांपल बताई है, एक उसने आपको एमिया की एग्जांपल बताई है. और दे हैव अ सिमेट्रिकल caudal fin and a swim bladder that has lost its connection to the digestive tract. अभी आप आगे देखेंगे कि पहली जो फिशेज थी उनके अंदर स्विम ब्लैडर का कनेक्शन होता था डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ और फेरिंग्स के साथ. लेकिन ये जो नियोप्टेरिजा है या ये जो बोनी फिशेज है, मॉडर्न बोनी फिशेज है, इनके अंदर स्विम ब्लैडर का कोई ताल्लुक डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ नहीं है. वो बिल्कुल एक सेपरेट एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है. और इसके अलावा दे हैव अ सिमेट्रिकल कॉडल फिन. इनका ये नहीं कि कॉडल फिन जो है उसमें अपर लोब ज़्यादा बड़ा हो या लोअर लोब ज़्यादा बड़ा हो, ऐसा नहीं है, बल्कि एक सिमेट्री है. अब आप यहाँ पे आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा है, एक सिमेट्री है. सिमेट्रिकल जो है ना वो कॉडल फिन है यहाँ पे. और इसके अलावा ये है कि इनके अंदर कोई जो है वो स्विम ब्लैडर का कोई कनेक्शन डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ नहीं है. आफ्टर द डाइवर्जेंस फ्रॉम एंशिएंट मैरीन एक्टिनोप्टेरिजियंस in the late Triassic period, teleosts experienced a remarkable evolutionary diversification and adapted to nearly every available aquatic habitat. The number of teleost species exceed 20,000. 20,000 बस इतना ही दिया हुआ उसने, आगे फर्दर नहीं है. यानी यही वो जो थी, यही फिशेस वो थी जिन्होंने कि आगे बहुत फ्लरिश किया और फिर जो है इन्होंने ही इनसे ही आगे फिर डेवलप हुए सारे जो एम्फीबियंस और डिफरेंट. जैसे एम्फीबियंस का आपने पीछे देखे भी हैं कि उनके कौन से, जिनको रेपिडिस्ट्रियन भी पहले कहा जाता था, वो उनके पॉसिबल एंसेस्टर्स हैं. इसी तरह फिशेस जो हैं वो इन्हीं से ही आगे, इन्हीं फिशेस से फिर आगे डेवलप हुए ये जो एम्फीबियंस और फिर रेप्टाइल, बर्ड्स और फिर मैमल्स. तो यहाँ पे आपने ये डायग्रामेटिकली एक दफ़ा हम देखते हैं. ये तो हमने देख लिया कि स्टर्जियन और ये थी पैडल फिश थी. ये इससे पीछे भी हम डायग्रामेटिकली देख चुके हैं कि सार्कोप्टेरिजियन के लेपिडोसायरन थी, लंग फिश थी. ये हम उसने दिखाया था लेटमेरिया थी, सीलाकेंथ जिनको कहा जाता है. और यहाँ पे ये जो दिखाई हुई है इनको देखते हैं कौन सी फिशेज हैं. ये वही हैं टेलियोस्ट हैं जो मॉडर्न बोनी फिशेज हैं. और ये आप देख लीजिए इनकी सारी जो है वो डिफरेंट फिशेस के नाम. बेशक आपको साइंटिफिक नेम नहीं याद होते तो आपको कॉमन नेम ज़रूर याद होने चाहिए. और ये आपको क्लासिफिकेशन याद होनी चाहिए कि यहाँ पे हमने कॉन्ड्रिक थीस जो थी, जो हमने देखी कार्टिलेजिनस फिशेस, उसमें हमने 2 क्लास कॉन्ड्रिक थीस, उसमें हमने 2 सब क्लासेस देखी. सब क्लास एलाज्मोब्रैंकी और सब क्लास हमने देखी होलोसिफेली. एलाज्मोब्रैंक्स के अंदर रेस, स्केट्स और शार्क्स आ जाती हैं, जबकि जो होलोसिफेली उसमें रैट फिशेस आ जाती हैं. काइमेरा जिनको कहा जाता है, काइमेरा की ओनली लिविंग जो है वो एक एग्जांपल है. उसके बाद हमने देखी बोनी फिशेस जिनको हम क्लास ऑस्टिक थीस में रख रहे हैं. और ऑस्टिक थीस के अंदर हमने 2 सब क्लासेस देखी थी, एक सार्कोप्टेरिजा और एक टीनोप्टेरिजा. सार्कोप्टेरिजा के अंदर आपने 3 आगे फर्दर ग्रुप्स देखे थे. एक लंग फिशेस आपने देखी और लंग फिशेस के बाद एक आपने दूसरा जो ग्रुप था, एक आपके पास लंग फिशेस का ग्रुप था जिसमें आगे फर्दर 3 कैटेगरीज हमने देखी, नियो सेरेटोडस, एक प्रोटोप्टेरस और लेपिडोसायरन. ये 3 उसके लिविंग जनरा हैं. और उसके बाद हमने देखे सीलाकेंथ और एक रेपिडिस्ट्रियन, ठीक है, जिसको ऑस्टियोलेपिफॉर्मीज अब रिसेंटली कहा जाता है. उसके बाद हमारे पास दूसरी जो सब क्लास है वो हमारे पास सब क्लास आती है जी एक्टिनोप्टेरिजाई. और एक्टिनोप्टेरिजाई के अंदर हम 2 ही ग्रुप्स हमने देखे हैं. एक हमने जी इसमें देखा है सीलाकेंथ. सीलाकेंथ के अंदर आपने ये देखी हैं जी जो है ये सीलाकेंथ नहीं, कॉन्डोस्टीन्स. कॉन्डोस्टीन के अंदर आपने देखी हैं ये जो स्टर्जियन और पेडल फिशेस. और दूसरा ग्रुप आपने जो देखा, जो इंफ्रा क्लास दूसरी देखी है, वो है नियोप्टेरिजाई, जिनके अंदर सारी मॉडर्न बोनी फिशेस यानी टेलियोस्ट इसके अंदर आ जाते हैं. तो ये आपने क्लासिफिकेशन, इनके जो करेक्टर्स यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं बताए हुए, लेकिन जितने भी हैं ये अच्छी तरह आपने याद रखने हैं. और आपने जो है ना इसके बाद हमने फ़िश का जनरल पर्सपेक्टिव देखना है. सारा जो जनरल इसके करेक्टरिस्टिक्स दिए हैं वो हम देखेंगे. और इसके अलावा जो पीछे एक उसने आपको यहाँ पे टेबल में इसकी क्लासिफिकेशन जहाँ पे दी हुई है फ़िश की, ये क्लासिफिकेशन दी हुई है, इसके स्पेसिफिक ये वाले आपने ज़रूर पढ़ लेने हैं कि जो मुख्तलिफ क्लासेस के अंदर या सब क्लासेस हैं, जैसे एग्नेथन्स के अंदर क्लास मिक्सिनी, सेफेलोस्पिडोमॉर्फी, ग्नेथोस्टोम्स में क्लास कॉन्ड्रिक थीस अभी हमने पढ़ी है. सब क्लास हमने एलाज्मोब्रैंकी, होलोसिफेलिस में पढ़ी. ऑस्टिक थीस में हमने सब क्लास सार्कोप्टेरिजा, एक्टिनोप्टेरिजा पढ़ी है.
आपने ये ज़रूर सारे पढ़ लेने हैं। इनमें कोई ऐसे अगर हैं जैसे होमो सर्कल टेल है, हमने इसको डिस्कस नहीं किया, तो इनको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, और ख़ास तौर पर जब इसका जनरल पर्सपेक्टिव आ गया, हमने सारा पढ़ना है, एवोल्यूशनरी प्रेशर सारे हमने इसके जो पढ़ने हैं, सिस्टम्स पढ़ने हैं, तो उसमें ये इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। आपने फिर भी इसको अच्छी तरीके से गो थ्रू करना है, ताकि कोई अगर इसमें ऐसी टर्म्स है तो उसको हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।